नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रविंद्र बिश्नोई आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल उदित एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि रीट भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सबके लिए एक विश्व के भूगोल को लेकर के एक सीरीज को शुरू किया है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि रीट के अंदर आने वाले सभी टॉपिक्स, चाहे वो विश्व के भूगोल के हों या राजस्थान के भूगोल के हों या फिर भारत के भूगोल के हों, उन सभी को मैं आपको बढ़िया तरीके से कवर करवाऊंगा और जितने भी टॉपिक नए जुड़े हैं उन सभी टॉपिक्स को भी कवर करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। दोस्तों, क्या आपको जानकर के आश्चर्य नहीं होता कि हमारे मौसम वैज्ञानिक ऐसी कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा वो किसी स्थान की जलवायु और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगा लेते हैं और बड़ी आसानी से एक साल पहले ही बता देते हैं कि उस स्थान पर अधिक वर्षा होगी या फिर वर्षा की कमी के कारण अकाल की स्थिति पैदा होने वाली है। दोस्तों, आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर के एक मजेदार टॉपिक के साथ मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा वायु दाब एवं पवनें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम वायु दाब के बारे में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वायु दाब। दोस्तों, वायु दाब यानी कि वायु के द्वारा लगने वाला दाब। अब हम इसे थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं कि वायु दाब क्यों लगाती है। वायु दाब इसलिए लगाती होगी ना क्योंकि वायु के अंदर भार है। अगर भौतिकी की भाषा में हमसे पूछा जाए कि भार किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही भार कहलाता है। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ होता है कि हम बोलते हैं कि हमारा वजन इतना बढ़ गया, इतना वजन घट गया। दोस्तों, उसका कारण ये है कि हमारे ऊपर पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है वही हमारा भार है। यदि हम चंद्रमा पर जाएंगे तो चंद्रमा का आकर्षण बल अलग है, वो आकर्षण बल हम पर अलग तरीके से लगता है, बहुत कम मात्रा में लगता है। इसलिए हमारा वजन जो है या हमारा भार जो है वो चंद्रमा पर जाकर के बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जबकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण हमारा भार अधिक रहता है। दोस्तों, हमारे आसपास के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो हवा है उसमें भी इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिस कारण वायु भारी हो जाती है। और दोस्तों, भारी हवा की एक साधारण सी निशानी है कि भारी हवा हमेशा ठंडी होगी, जबकि हल्की हवा हमेशा गर्म होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वायु दाब लगता कैसे है और वायु दाब से जुड़े कौन से प्रश्न हैं जो रीट में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायु दाब का मापन किस प्रकार किया जाता है। वायु दाब का मापन करने के लिए बैरोमीटर नामक एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बैरोमीटर के द्वारा जो मान या आंकड़े हमें मिलते हैं उन्हें मिलीबार अथवा पास्कल नामक इकाई के अंदर व्यक्त किया जाता है। वर्तमान में जो बैरोमीटर प्रयोग किए जा रहे हैं उन बैरोमीटर के अंदर मिलीबार को मुख्य इकाई के रूप में आधार माना गया है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर लगने वाला औसत वायु दाब कितना है, तो वो 1013.25 मिलीबार अथवा हम कह सकते हैं 1013.25 पास्कल है। जिस स्थान पर हवा अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती है और वहां पर वो हवा अधिक भार उत्पन्न करती है तो उससे उच्च वायु दाब की स्थिति कहा जाता है। जबकि अगर किसी स्थान पर हवा जो है वो हल्का होकर के ऊपर की ओर उठ जाती है तो उस स्थान पर हवा की मात्रा कम हो जाती है, इसे निम्न वायु दाब की स्थिति कहा जाता है। अगर साधारण भाषा में बात की जाए तो जिस स्थान पर गर्मी अधिक होगी वहां पर जो हवा है वो ऊपर की ओर उड़ जाएगी और वहां पर निम्न वायु दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं जिस स्थान पर हवा अधिक है वो अपने साथ उष्मा और आर्द्रता को लेकर के आएगी, तो उसके कारण उस स्थान पर ठंड जो है वो निम्न वायु दाब की अपेक्षा अधिक महसूस की जाएगी। दोस्तों, जैसे जैसे हम अक्षांशों में ऊपर या नीचे की तरफ उच्च अक्षांशीय क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो वहां हमें उच्च वायु दाब महसूस होगा। जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो वहां हमें निम्न वायु दाबीय क्षेत्र महसूस होंगे। दोस्तों, इन्हीं वायु दाबीय क्षेत्रों के कारण कटिबंधों का निर्धारण होता है और उन कटिबंध विशेष के अंदर विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वायु दाब के मापन की, तो बैरोमीटर की सहायता से जब वायु दाब का मापन किया जाता है तो कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिनके आधार पर हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अगर बैरोमीटर का पठन या बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे यानी कि डाउन होना शुरू हो जाती है तो इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि तूफान आने के चांस हैं। वहीं दोस्तों, अगर बैरोमीटर के ऊपर जो पठन या रीडिंग है वो अगर अचानक से नीचे आ रही है और नीचे आते ही धीरे धीरे दोबारा वो ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है तो इसका अर्थ है वर्षा होने वाली है। वहीं दोस्तों, अगर बैरोमीटर पर रीडिंग अचानक तेजी से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है इसका अर्थ है मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। यह प्रति चक्रवात होने की परिस्थिति के अंदर होता है।
अगर बात की जाए मिली बार के बारे में, एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र के अंदर लगने वाला 1 ग्राम भार 1 मिली बार के बराबर होता है। दोस्तों, मिली बार वायु दाब को मापने की एक इकाई है और इसका ही एक दूसरा नाम पास्कल है। वायुमंडलीय दाब को समदाब रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जिनका प्रयोग हम प्रति चक्रवात और चक्रवात को समझने के लिए करेंगे। दोस्तों, एक समान क्षेत्र जिसमें समान प्रकार का वायु दाब लग रहा है, उसे समदाब रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। समदाब रेखाओं के बीच की जो दूरी वो दाब में पाए जाने वाले अंतर को दर्शाती है। इसे दाब प्रवणता कहा जाता है। यही दाब प्रवणता बैरोमीट्रिक ढाल के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वायु दाब पेटियों के बारे में। हमारे धरती पर कुल 7 प्रकार की वायु दाब पेटियां पाई जाती है। दोस्तों, ये वायु दाब पेटियां उच्च वायु दाब व निम्न वायु दाब क्षेत्रों के कारण विशिष्ट पहचान रखती हैं और अलग अलग प्रकार की जलवायु के लिए उत्तरदायी होती हैं। इन वायु दाब पेटियों को कुल 2 प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है, तापजन्य व गतिजन्य। अब हम बात करते हैं तापजन्य पेटियां कौन सी होती है। दोस्तों, तापजन्य पेटियों के अंदर 2 प्रकार के वायु दाब क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें सबसे पहले आता है विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब क्षेत्र और दूसरा होता है ध्रुवीय उच्च वायु दाब क्षेत्र। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि विषुवत अथवा भूमध्य रेखा पर हमेशा एक समान दिन रात होने के कारण गर्मी अधिक रहती है और निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना रहता है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं टकराती है, इस कारण वहां पर अधिक ठंड के कारण उच्च वायु दाब का क्षेत्र बना रहता है। तो इसे तापजन्य वायु दाब पेटियों के अंदर विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, ये कुल 3 प्रकार की पेटियां हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, और बीच का जो हिस्सा है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, वो बीच का क्षेत्र हो गया। इन 3 क्षेत्रों के अंदर जो वायु दाब पेटियां पाई जाती है, उन्हें तापजन्य वायु दाब पेटी कहा जाता है। वहीं अब हम बात करते हैं गतिजन्य वायु दाब पेटियों के बारे में। तो दोस्तों, उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र और उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली वायु दाब पेटियों को गतिजन्य वायु दाब पेटी कहा जाता है। दोस्तों, इनकी संख्या कुल 4 है। इस प्रकार पूरे ग्लोब पर कुल 7 वायु दाब पेटियां पाई जाती है। अब हम रीट भर्ती परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोरियोलिस सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कोरियोलिस सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक कोरियोलिस के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर निम्न वायुदाबीय दशाएं होने के कारण यहाँ की जो गर्म हवाएं हैं वो जल वाष्प को लेकर के ऊपर की ओर उठ जाती हैं। ऊपर उठने के बाद ये ध्रुवों की ओर जाने के लिए आकर्षित होती हैं, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गमन कर रही है, इस कारण से हवाएं इसकी विपरीत पूर्व दिशा की ओर घूमती हैं और इन हवाओं के प्रभाव से ये विषुवत रेखीय गर्म हवाएं पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। इसी प्रभाव को कोरियोलिस सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, एक और अन्य फ्रांसीसी वैज्ञानिक फेरेल ने इसी सिद्धांत को और बढ़िया कवर करते हुए एक नियम दिया था। उन्होंने बताया कि जब कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध के अंदर जाने वाली पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जाने वाली पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी को फेरेल का नियम कहा गया है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं पवनों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पवन कहते किसे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हवाएं कैसे चलती है और हवाओं की दिशा कौन निर्धारित करता है, ऐसा कौन सा बल है जो पवनों की दिशाओं को निर्धारित करता है, या पवनें कितने प्रकार की होती हैं, आपकी इन्हीं सभी जिज्ञासाओं का जवाब लेकर के अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, असल में वायु दाब ही वो घटक है जो पवनों की दिशाओं को निर्धारित करता है। दोस्तों, पवनें हमेशा उच्च वायुदाबीय क्षेत्र से निम्न वायुदाबीय क्षेत्र के अंदर चलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च वायुदाबीय क्षेत्र के अंदर पवनें अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं, जबकि निम्न वायुदाबीय क्षेत्र के अंदर वहां की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ जाती है। तो नीचे के रिक्त स्थान को भरने के लिए उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें गमन करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सत्य असत्य से जुड़े प्रश्न के अंदर हमसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि पवनों की दिशा कौन निर्धारित करता है, या फिर पवनों की दिशा किस प्रकार से होती है। तो हमें ध्यान रखना है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। इन पवनों को अपने गुणों के कारण मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पवनों के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: प्रचलित पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें।
अब हम बात करते हैं सामयिक पवनों के बारे में। सामयिक पवनें वे पवनें होती हैं जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा के अंदर गमन करती हैं और इनकी गति व दशा कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। इस कारण इन पवनों को स्थायी पवनें, निश्चित पवनें व ग्रहीय पवनों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये पवनें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: सन्मार्गी अथवा व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें व ध्रुवीय पवनें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्गी अथवा व्यापारिक पवनों के बारे में। दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश से जैसे हम ऊपर की ओर उठते हैं तो 30 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र के अंदर ये पवनें मुख्य रूप से पाई जाती है। तो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, इनमें व्यापारिक पवनें मुख्य रूप से सक्रिय होती हैं। प्राचीन समय में जब जल मार्ग का प्रयोग व्यापारियों द्वारा अधिक किया जाता था, तब इन्हीं पवनों के द्वारा व्यापारी अपने रास्ते का पता लगाते थे तथा व्यापार में सहायक होने के कारण सन्मार्गी पवनों को व्यापारिक पवनों के नाम से भी जाना जाता है। व्यापारिक पवनें अंग्रेजी भाषा में ट्रेड विंड्स भी कहलाती है। ये ट्रेड विंड शब्द जर्मन भाषा के ट्रेड शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यापार। ये व्यापारिक पवनें जब किसी समुद्र के ऊपर गमन करती हैं तो इनकी गति बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन जैसे ही ये जल से स्थल भाग पर पहुंचती हैं तो इनकी गति कम हो जाती है और ये स्थल भाग पर वर्षा करती हैं और अधिकतर महाद्वीपों के तटीय भागों में वर्षा का ये कारण बनती हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इनकी गति बिल्कुल समाप्त हो जाती है और ये महाद्वीपों के मध्य भाग में जाकर अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। पवनें अपने साथ जल वाष्प व उष्मा का स्थानांतरण करने का काम भी करती हैं। दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के ऊपर आपस में टकराती हैं और वहां पर घनघोर वर्षा का कारण बनती हैं। अगर हमसे व्यापारिक पवनों की स्थिति के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों से लेकर विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाबीय क्षेत्रों के बीच व्यापारिक पवनें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं पछुआ पवनों के बारे में। पछुआ पवनें उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के बीच में पाई जाती हैं। सामान्यतः अक्षांशों के आधार पर इनकी स्थिति 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में होती हैं, लेकिन ये 40 से 60 डिग्री के बीच अधिक रूप से प्रभावी दिखाई देती हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में व्यापारियों के द्वारा जब इस क्षेत्र से यात्रा की जाती थी, उन्हें इस क्षेत्र में हवाओं का विशेष प्रभाव देखने को मिलता था। उसी विशेष प्रभाव के कारण इन पवनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ही हम 40 डिग्री अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तो उस क्षेत्र के अंदर हमें तेज हवाओं की गर्जना सुनने को मिलती है। इसी कारण इसे गर्जता चालीसा के नाम से जाना जाता है। वहीं हम 50 डिग्री अक्षांश पर पहुंचते हैं तो वहां पर हमें हवाओं का वेग बहुत ज्यादा तेज दिखाई देता है। इसी कारण उस क्षेत्र विशेष को प्रचंड पचासा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैसे हम और ऊपर बढ़ते हैं, 60 डिग्री अक्षांश की तरफ जाएंगे तो वहां पर ये पवनें बहुत बड़ी लहरों के साथ अपने एक भयंकर रूप को धारण कर लेती हैं और उस क्षेत्र को चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। ये सभी नाम स्थानीय नाविकों के द्वारा दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय पवनों के बारे में। दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर जो बहने वाली निश्चित पवनें हैं जो कि उच्च वायुदाबीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, उन्हें ध्रुवीय पवन कहा जाता है। ये अक्सर अधिक ठंडी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। अब हम बात करते हैं सामयिक पवनों के बारे में। दोस्तों, सामयिक पवनें वे पवनें होती है जो कि किसी जलवायु अथवा विशेष परिस्थिति के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं। दोस्तों, सामयिक पवनों के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है मानसूनी पवनें, दूसरा प्रकार है जलीय अथवा स्थलीय समीर और तीसरा प्रकार है घाटी अथवा पर्वतीय समीर। दोस्तों, मानसूनी पवनें वे होती है जो किसी मौसम विशेष के अंदर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाबीय क्षेत्र के अंदर गमन करती हैं और अपने साथ जल वाष्प को बड़ी मात्रा में ले जाकर स्थलीय भाग में वर्षा का कारण बनती हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाली अरब सागरीय व बंगाल की खाड़ी के मानसूनी की वर्षा मानसूनी पवनों के कारण होती है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे प्रकार की जल अथवा स्थलीय समीर, तो दोस्तों दिन के समय में जो जल है वहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जबकि स्थल भाग गर्म होने के कारण वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इसलिए जल से पवनें स्थल भाग की ओर चलती हैं, इसलिए उसे जलीय समीर कहा जाता है। वहीं रात्रि के समय जब स्थलीय भाग ठंडा हो जाता है तो वहां भी उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है और वहां से पवनें पुनः समुद्र की ओर अथवा जलीय भाग की ओर जाना शुरू कर देती है, जिसे स्थलीय समीर के नाम से जाना जाता है।
ठीक ऐसा ही तीसरा प्रकार है जिसे पर्वत अथवा घाटी समीर कहा जाता है। दिन के समय में पर्वत के शिखर से घाटियों की तरफ हवा बहती है जिसे पर्वत समीर के नाम से जाना जाता है। वहीं रात्रि के समय घाटी से हवाएं दोबारा पर्वत शिखर की ओर गमन करती हैं और इसे घाटी समीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन सभी पवनों की दिशाओं का मुख्य कारण वायुदाब होता है। जिस क्षेत्र के अंदर उच्च वायुदाब होगा वहां से हवाएं निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर जाएंगी और निम्न वायुदाब तभी बनता है जब किसी क्षेत्र के अंदर गर्मी अधिक होगी। तो तेज गर्मी के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और अधिक सर्दी के कारण या ठंड के कारण उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। अब हम बात करते हैं पवनों के तीसरे और अंतिम प्रकार के बारे में, जो है स्थानीय पवन। दोस्तों, किसी स्थान विशेष पर चलने वाली हवाओं को वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ नाम दे दिया जाता है जिसे स्थानीय पवन के नाम से जाना जाता है। अक्सर रीट भर्ती परीक्षा के अंदर इन स्थानीय पवनों के बारे में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस हैं। इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम लू के साथ। हमारे उत्तरी भारत के अंदर थार के रेगिस्तान से चलने वाली तेज गर्म हवाएं लू कहलाती है। दोस्तों, इस लू को ताप लहरी के नाम से भी जाना जाता है। ये थार के रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में चलने वाली तेज गर्म झुलसाने वाली हवाएं होती है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के अंदर चिनूक नामक हवाएं चलती है। दोस्तों, ये भी एक गर्म हवा का प्रकार है। चिनूक नाम उत्तरी अमेरिका की स्थानीय प्रजाति रेड इंडियन के द्वारा दिया गया है। रेड इंडियन की भाषा में चिनूक शब्द का अर्थ होता है हवा में आग लगा देने वाला या फिर हिमभक्षी अथवा हिमहरणी। दोस्तों, ये हवाएं रॉकी पर्वत श्रेणी के आसपास चलती हैं और उस क्षेत्र के अंदर जब अधिक ठंड होती है तो उस ठंड में जमी हुई बर्फ को पिघलाने का काम करती है। चिनूक के कारण रॉकी पर्वत श्रृंखला पर जमी बर्फ पिघल जाती है और उस क्षेत्र के अंदर घास उत्पन्न हो जाती है। उस घास के कारण ही इसे चरवाहों के मित्र कहा जाता है। बहुत बार हमसे पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका के अंदर चरवाहों की मददगार पवनें किस नाम से जानी जाती है, तो उन्हें चिनूक कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका के अंदर चलने वाली गर्म व धूल भरी आंधियों को ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। चिनूक की तरह यूरोप के अंदर उत्तरी ओलंपस क्षेत्र में बहने वाली तेज गर्म हवाएं फोन कहलाती है। दोस्तों, ये फोन हवाएं यूरोप के अंदर ठंड को कम करती हैं और उस क्षेत्र के अंदर अंगूर की फसल को पकाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोस्तों, फोन हवाओं का सबसे अधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सिमूम की। दोस्तों, सिमूम अरब के रेगिस्तान में चलने वाली तेज धूल भरी आंधियां हैं जिनके कारण दृश्यता समाप्त हो जाती है। अगली स्थानीय पवन है सिरोको। दोस्तों, सहारा के मरुस्थल के अंदर बहने वाली तेज धूल भरी आंधियां जो कि इटली और स्पेन में भी अपना प्रभाव दिखाती हैं, सिरोको के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, जब ये बहती हैं तो अपने साथ सहारा के मरुस्थल की लाल रेत को इटली और स्पेन तक पहुंचा देती हैं और इस लाल रेत की बरसात को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका में बहने वाली मानसूनी हवाओं को टेम्पोरल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण स्थानीय पवन जिसका नाम है हर्मटन। दोस्तों, इसका प्रभाव अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। अफ्रीका के अंदर ये चलने वाली गर्म हवाएं मानसून को साफ और स्वास्थ्यवर्धक कर देती है। इस कारण इन पवनों को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अनेक भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि डॉक्टर पवन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर पवन हर्मटन हवा को कहा जाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में चलने वाली तेज गर्म हवाएं नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती हैं, जबकि अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के अंदर बहने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को पंपेरो नाम से जाना जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आप सभी के लिए इसी प्रकार मैं विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल और राजस्थान के भूगोल की रीट भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कक्षाएं लगातार लेकर आता रहूंगा। आप सभी के द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।